हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और इन्होंने किन सोशल आइडियाज को सपोर्ट किया था वो बताना है। नाम यहाँ पर है राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंतलु, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद विद्यासागर। इन लोगों के नाम है। इन्होंने किन सोशल आइडियाज को सपोर्ट किया। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे राम मोहन राय। राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के जो फाउंडर रहे, इन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। और इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया था, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। उसे बैन कराया था 1829 में। जब इन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया। इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट, जब भी किसी जो समाज की जो बुराइयां थी, किसी भी चीज का अगर ये विरोध करते थे तो उसके लिए क्या करते थे, इनकी आदत थी एंशिएंट टेक्स्ट जो होता था उसमें देखते थे, उसमें ऐसी चीजें खोजते थे जिसके लिए ये आवाज उठा रहे। तो जब ऐसी चीजें मिल जाती थी तो वो चीजें लोगों के सामने वो शो करते थे, जिससे कि उन्हें उनकी बातों को सपोर्ट मिल सके कि ये चीजें पहले नहीं होती थी, बुराइयां जो है वो समाज में बाद में आ गई हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, सती प्रथा को बैन किया। सती प्रथा जिसमें कि कोई स्त्री जो होती थी, उसके अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, किसी वुमेन के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता पर साथ में जो हस्बैंड होता था उसकी चिता के साथ ही वाइफ को भी बैठना होता था। तो इसमें होता क्या था, यानी एक डेड बॉडी जो है वो तो चिता में जल रही है, उसके साथ ही साथ एक जीवित इंसान भी जलता था। तो इसमें बहुत सारी लेडीज जो हैं वो खुद भी बैठती थी और बहुत सारे लोग थे वो उनको जबरदस्ती बिठाया जाता था। तो ये चीज जो थी वो बहुत बुरी थी। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई कि सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, और इसके लिए इन्होंने टैक्स का भी सहारा लिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी बात को मानते हुए 1829 में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया। तो बैन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। राम मोहन राय इन्होंने कौन से सोशल आइडियाज जो थे वो सपोर्ट किए, बैन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा को पे रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के फाउंडर रहे और इन्होंने विडो मैरिज के लिए आवाज उठाई, विधवा विवाह के लिए इन्होंने आवाज उठाई। नेक्स्ट हम देखते हैं वीरेशलिंगम पंतलु। वीरेशलिंगम पंतलु तमिल में हम देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में, जब इधर ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये सभी लोग विधवा विवाह के लिए आवाज उठा रहे थे। तो वीरेशलिंगम, मद्रास प्रेसिडेंसी के वीरेशलिंगम पंतलु, इन्होंने भी विधवा विवाह के लिए, विडो मैरिज के लिए आवाज उठाई। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले इन्होंने इन्होंने जो जाति भेदभाव था उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। मीन्स जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट जो थे, दोनों में जो भेदभाव था जाति का, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए स्कूल भी खोले और इन्होंने एक गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक भी लिखी जो कि कास्ट बेस्ड ही थी। वो बुक अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनजस्टिस, जो कास्ट बेस्ड इनजस्टिस था उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। नेक्स्ट हम देखते हैं पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो कि संस्कृत की विद्वान थी, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए आवाज उठाई। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरियार। पेरियार इन्होंने जो छुआछूत की प्रथा थी उसके लिए आवाज उठाई। पेरियार इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर और ये कांग्रेस के सदस्य थे। एक बार किसी पार्टी में इनको बुलाया गया और वहां पर इन्होंने देखा कि लोगों को अलग अलग बिठाया गया है, मतलब छुआछूत के अकॉर्डिंग ही बैठाया गया है कि कुछ लोग अलग बैठे हैं, जो अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट वाले जो हैं अलग बैठे हैं। और इन्होंने फिर आगे देखा कि कुओं से पानी भी जो अपर कास्ट वाले हैं उनके कुओं से पानी जो लोअर कास्ट वाले हैं वो छू भी नहीं सकते हैं उनके कुओं का पानी। तो ये सारी चीज देख के इनका मन जो है वो बहुत उदास हुआ और इन्होंने कांग्रेस जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जो सदस्य थे, उस पद को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने आवाज उठाई छुआछूत के खिलाफ। तो पेरियार जो है अनटचेबल रिस्पेक्ट मूवमेंट, इन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जो है वो छेड़ा।
नेक्स्ट हम देखते हैं मुमताज़ अली। मुमताज़ अली, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई। मुमताज़ अली जिन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देकर वुमेन की जो एजुकेशन है उस पे ध्यान देने के लिए बोला, उसे बढ़ाने के लिए बोला। ईश्वरचंद विद्यासागर जिन्होंने विडो मैरिज के लिए आवाज़ उठाई कि अगर कोई लेडी है, अगर वो विधवा हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो पहली चीज़ तो ये थी कि उसे सती नहीं होने देना है। फिर आगे क्या था कि आगे उसका दोबारा से उसकी शादी कराई जाए, क्योंकि बहुत कम एज में शादियाँ हो जाती थी, लोगों की मैरिज हो जाती थी और वो लड़की जो कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वो उसकी पूरी लाइफ जो थी वो विडो बनकर ही गुजरती थी। तो विडो मैरिज के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और इसके लिए इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का भी सहारा लिया और हम देखते हैं 1856 में नए एक्ट जो थे वो आ गए, जिसमें कि विधवा विवाह जो है, विडो मैरिज जो है, उसे मंजूरी मिल गई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पर्सन किन सोशल आइडियाज को सपोर्ट करता। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टेट्स वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। इसमें ए हमारा है स्टेटमेंट जो है वो है व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बंगाल दे फ्रेम्ड मेनी न्यू लॉज टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हमारा क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया, सिराजुद्दौला को हराने के बाद जब बंगाल पे उनका अधिकार हो गया, उसके बाद उन्होंने कई न्यू लॉ लाए। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये है ट्रू, क्योंकि उसी में हम देखते हैं कि विडो मैरिज या फिर कम एज में जो मैरिज होती थी उस पर रोक लगाना, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में वो न्यू लॉज थे वो लाए उन्होंने। इसी में हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ जो है, ये सारी चीज़ें क्या थी, जब बंगाल को उन्होंने कैप्चर कर लिया उसके बाद ही ये सारे रूल्स जो थे उन्होंने न्यू लॉ जो थे वो ले आए। तो ये क्या है, ये ट्रू है, जिसे हम शो करेंगे यहाँ पर टी से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बी हमारा है सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो सोशल प्रैक्टिसेस में, समाज को सुधारने में क्या करते थे, जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनसे वो दूर रहते थे। तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? ये है फॉल्स, क्योंकि हमने अभी अपने चैप्टर में पढ़ा कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो क्या करते थे, अपनी बातों को रखते थे। तो जो समाज में समाज की जो बुराइयां हैं, एवल हैं जो समाज के, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि अपनी बातों को रखते थे, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते थे और लोग उनका विरोध भी करते थे बहुत सारी चीज़ों का। तो उसके लिए वो क्या करते थे, इन जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उसे पढ़ते थे और उसमें से चीज़ें निकाल के लाते थे कि देखिए उस टाइम में ऐसा होता था, ये सारी चीज़ें अभी बाद की हैं। तो उसे प्रूव करने के लिए वो सोचते थे कि अगर ये टेक्स्ट है, इनका सहारा लेंगे तो लोग जो हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट में आएंगे। जैसे कि अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो वो ऐसी चीज़ें हमेशा खोजते रहते थे, जिन भी बुराइयों के बारे में उन्हें लोगों से बात करनी होती थी, तो उसके लिए वो क्या करते थे, जो एंशिएंट टेक्स्ट थे वहाँ से वो हेल्प लेते थे, ऐसी चीजें खोजते थे कि वहां से ऐसी लाइनें मिल जाए जिससे वो बोल सके कि ये चीजें पहले नहीं होती थी, ये बाद में आ गई। तो ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट जो है उसका वो सहारा लेते थे, ना कि उससे दूर रहते थे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। इसे हम शो करेंगे एफ से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सी हमारा क्या है, रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो लोग जो थे वो रिफॉर्मर्स की हर सेक्शन में हर तरह से हेल्प करते थे। रिफॉर्मर्स जो थे समाज सुधारक जो थे उनकी बाकी लोग जो होते थे वो हेल्प करते थे। तो ये क्या है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि जो समाज सुधारक होते थे, रिफॉर्मर्स होते थे, वो जो भी चीज़ें कहते थे कुछ ही लोग उनके सपोर्ट में आते थे, क्योंकि वो बिल्कुल नई नई चीज़ें थी, वो लोगों की जो मान्यताएं थी उसके खिलाफ थी। तो कुछ ही लोग उनके सपोर्ट में आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहते थे, उनके अपोज में रहते थे, उनके अपोजिट रहते थे। तो लोग क्या करते थे, उनकी बातों का विरोध करते थे, ना कि उनको सपोर्ट करते थे। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स, जो कि शो होगा एफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं डी, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1829। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट, बाल विवाह निषेध, उसे रोकने का जो एक्ट आया, बाल विवाह को रोकने का जो एक्ट आया वो आया 1829 में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स या ट्रू? ये है फॉल्स, क्योंकि 1829 में हम देखते हैं कि 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून आया था, बट ये चाइल्ड मैरिज जो है इसके लिए 1929 में एक्ट लाया गया। इसके पहले भी कुछ एक्ट आए जिसमें कि बोला गया कि
12 एंड 14 का रेशियो रखा जाए कि गर्ल्स की एज होगी 12 इयर्स मैरिज के लिए और बॉयज़ की होगी 14। फिर इसके बाद हम देखते हैं उसमें कई चेंजेस आते गए। फिर हम देखते हैं कि पहली बार कानूनी रूप से पहली बार एक्ट के तहत ये लाया गया, ये 1929 में लाया गया कानून, जिसमें कि कहा गया कि मैरिज के लिए गर्ल की जो एज है वो 14 होनी चाहिए और बॉयज़ की होनी चाहिए 18। फिर उसी में आगे हम देखते हैं इम्प्लीमेंट होता है, जो कि 1978 में चेंज हो जाता है कि गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स होगी एज मैरिज की और बॉयज़ के लिए वो होगी 21 ईयर्स। इसी पे हम आज के टाइम में हम उसी पे चल रहे हैं और अभी नए कानून के तहत अभी नई बातें हो रही हैं कि इसे फिर से चेंज किया जाए, इस एक्ट को चेंज किया जाए, इसमें सुधार किया जाए और जो गर्ल्स की एज है मैरिज की 18 है उसे 21 किया जाए। तो फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं कि द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829, तो ये 1829 नहीं 1929 था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, जिसे हम शो करेंगे एफ से। तो आई होप कि आपको ये ट्रू एंड फॉल्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि कौन से ट्रू हैं स्टेटमेंट और कौन से फॉल्स हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उन्हें न्यू लॉज जो थे वो लाने में एंशिएंट टेक्स्ट से कैसे हेल्प मिली, एंशिएंट टेक्स्ट उनकी न्यू लॉ लाने में रिफॉर्मर्स की कैसे हेल्प करते थे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने ही ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि अगर कोई नया लॉ लाना है, न्यू लॉ कोई सा लाना है या पुरानी किसी बातों का अगर विरोध करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट में चीज़ों को वो खोजते थे। जो एंशिएंट टेक्स्ट होते थे उनमें चीज़ों को खोजते थे। उससे होता क्या था कि जो लोग होते हैं, अगर कोई चेंज जो समाज है तो उसमें क्या है कि कोई चेंज अगर लाना है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो और एंशिएंट टेक्स्ट जो है उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए होते हैं कि उसमें लिखी हुई बातें जो हैं वो सही हैं। तो इसलिए जब ये कोई चीज़ों का विरोध करते थे या कर रहे होते थे तो एंशिएंट टेक्स्ट जो है उसे ये बहुत अच्छे से पढ़ते थे और उसमें ऐसी लाइन खोजते थे जो कि उनकी बातों के सपोर्ट में मिल जाए, जिससे कि ये लोगों को शो कर सकें, दिखा सकें, बता सकें कि ये सारी जो बुराइयां हैं समाज में वो अब आ गई हैं और पहले नहीं थी। तो इससे होता क्या कि उनको न्यू लॉ लाने में उन्हें क्या हेल्प मिलती कि लोग उनके सपोर्ट में आ जाते, लोग इन चीज़ों को मानते कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनकी इसी जो स्ट्रेटजी थी उसको आगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनको भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी अडॉप्ट किया, जो विधवा विवाह के लिए उन्होंने विडो मैरिज के लिए उन्होंने कानून लाने की बात की। तो इसी से वो भी हुए और उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया और आगे अपनी बात जो है वो रखी। आइए समझते हैं। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल. Whenever they wised to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. तो वो सर्च करते थे कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो कि उनके उस टेक्स्ट में कोई ऐसी लाइन मिल जाए जो उनके पॉइंट को या जो बातें वो कह रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए हो। They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. यही चीज की वो दिखाते थे कि ये बुराइयां जो है वो आज के टाइम में है और पहले के टाइम में ये नहीं थी। For instance, one of the most famous reformers, ईश्वर चंद विद्यासागर, used the ancient text to suggest that widow could remarry. और इसी का सहारा लेते हुए, एंशिएंट टेक्स्ट का ही सहारा लेते हुए ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विडो जो थी, विधवा जो थी, उनकी दोबारा से शादी कराने की बात उन्होंने बोली, विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने बात रखी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिफरेंट रीजंस देने हैं कि किस वजह से लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो हम समझते हैं। लोग अपनी लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे थे, लोगों को लगता था कि जो लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी या फिर वो स्कूल जाएंगी तो वो घर के कामों से दूर हो जाएंगी, लोग उन्हें ले जाएंगे, वो स्कूल जाएंगी और घर के कामों से वो दूर हो जाएंगी,
जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां जो हैं उन्हें घर के काम ही करने चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए। उसके अलावा उनकी सोच ऐसी थी कि लड़कियां जब स्कूल जाएंगी, गर्ल्स जब स्कूल जाएंगी तो बहुत सारे रास्तों से होकर गुजरते जाएंगी, बहुत सारे पब्लिक प्लेस से गुजरते हुए जाएंगी, जिससे क्या होगा, उनकी लड़कियां करप्ट हो जाएंगी, उनकी जो गर्ल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इससे बिगड़ जाएंगी। तो ये चीज़ें उनके मन में थी, ये शंकाएं उनके मन में थी, जिससे कि उन्हें लगता था कि जिससे कि वो अपनी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेज रहे थे। आइए देखते हैं आंसर। डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, मेनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम। जब फर्स्ट स्कूल हम देखते हैं मिड 19th सेंचुरी में खुलता है, उस समय बहुत सारे लोग क्या थे, डरे हुए थे। क्यों डरे थे? वो उन्हें डर इसलिए था, दे फियर्ड दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि उन्हें डर था कि जो स्कूल हैं वो उनकी गर्ल्स को घर से दूर ले जाएंगे, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, और वो अपने घर जो डोमेस्टिक घरेलू काम वाले घरेलू जो काम है उससे वो दूर हो जाएंगी, उसे वो नहीं करेंगी। मोreover गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें क्या होगा, बहुत सारे पब्लिक प्लेस जो है वहां से होकर गुजरना पड़ेगा। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, इससे क्या होगा, बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो क्या, बहुत सारे जब अगर वो पब्लिक प्लेस से होके गुजरेंगी तो वो ऐसा फील करते थे, उससे उनकी लड़कियां जो हैं वो, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो करप्ट हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, और उस पर उनका बुरा असर पड़ेगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेस, उनका मानना था कि जो गर्ल्स हैं उन्हें पब्लिक प्लेस जो होते हैं वहाँ से दूर रहना चाहिए, इसीलिए वो चाहते थे कि लड़कियां जो हैं वो घर में पढ़े। और इसीलिए कई लोग ऐसे थे कि अगर वो अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दे भी रहे थे तो लड़कियों को अगर अच्छी एजुकेशन दी भी जा रही थी तो या तो उसके फादर के द्वारा दी जा रही थी या उसके हस्बैंड के द्वारा दी जा रही थी, लेकिन लड़कियों को बाहर जाके पढ़ने के लिए छूट नहीं थी। इसी वजह से जब ये स्टार्टिंग में स्कूल खुले तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन द कंट्री। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उन पे मैनी कंट्री में बहुत लोग क्यों अटैक कर रहे थे या उन्हें क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे। वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, क्या कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे, इफ सो फॉर वॉट रीज़न, अगर कर रहे थे जो तो वो क्यों कर रहे थे, उसका रीज़न बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, लोग इनका विरोध क्यों कर रहे थे, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे, या इन पे लोग अटैक क्यों कर रहे थे। तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ट्राइबल एंड पुअर लोग होते थे उनके पास ये जाते थे और उनका जो रिलीजन था वो कन्वर्ट करते थे, मतलब उनके रिलीजन से वो उन्हें क्रिश्चियनरी में ला देते थे, उन्हें ईसाई बना दे रहे थे, क्रिश्चियन बना रहे थे। तो उनका क्या, उनका कन्वर्जन कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग उनका विरोध कर रहे थे। अब क्या कोई उन्हें सपोर्ट भी कर रहा था? हाँ कर रहा था। कौन कर रहा, किस लिए कर रहा था उन्हें सपोर्ट? तो इन्हें सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इन्होंने बहुत सारे पुअर एंड ट्राइबल्स जो थे आदिवासी, उनके लिए इन्होंने उनके बच्चों के लिए इन्होंने स्कूल खुलवाए। तो जब अगर किसी के फेवर में चीज़ें हो रही तो वो सपोर्ट करेगा ही, तो इसलिए उन्होंने स्कूल खुलाए। उसके अलावा फाइनेंशियल भी उनकी हेल्प कर रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी जो बुराइयां थी, अनटचेबल जो छुआछूत वगैरह थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से पुअर एंड ट्राइबल्स जो थे वो इनका सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि उनके बच्चों का स्कूल जाना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ट्राइबल एंड पुअर के लोगों के बच्चों के लिए स्कूल खोले, वो स्कूल जाना अदर लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन सपोर्ट करने वाले में ये पुअर एंड ट्राइबल्स थे, क्योंकि इनका भले वो उनको कन्वर्ट जरूर करा रहे हैं लेकिन साथ में उनको सुविधाएं मिल रही, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसलिए वो इनका सपोर्ट कर रहे थे। आइए आंसर देखते हैं। क्रिश्चियन प्रीचर्स वर सिविलाइज्ड बाय मेनी पीपल बिकॉज दीज मिशनरीज वर कन्वर्टिंग पुअर एंड ट्राइबल पीपल। वो क्या कर रहे थे? लोगों को कन्वर्ट कराते थे, ट्राइबल एंड पुअर लोगों को। यस सम पीपल ऑल्सो सपोर्टेड देम, हाँ कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते थे। ड्यू टू सपोर्ट के रीजन जो थे वो क्या है? बिकॉज क्रिश्चियन प्रीचर्स ओपन स्कूल फॉर ट्राइबल एंड पुअर चिल्ड्रन, हेल्प सम फाइनेंशियल, ऑल्सो सपोर्टेड सोशल रिफॉर्मर्स इन मेनी एवल प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारी बुराइयों से भी वो उनको
दूर कर रहे थे, उनसे बचा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, लोग उनका क्यों विरोध कर रहे थे और कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे। चलिए बच्चों, हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप फॉर पीपल who came from caste that were regarded as low। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्रिटिश पीरियड की कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज थी जो कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए उनसे रिलेटेड थी। तो समझते हैं, उस समय में हम देखते हैं कि जो सोशल लाइफ थी उसमें बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जाति भेदभाव जो कि हर जगह पे रहता है। तो ब्रिटिश पीरियड में हम देखते हैं कि इनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, इनसे रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या थी। सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो इनके बच्चों के लिए, ट्राइबल ग्रुप्स हुए, लोअर कास्ट के लोग हुए, पुअर लोग हुए, उनके बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोले। उसके अलावा बहुत सारा काम जो है उसी टाइम में शहरों की तरफ पड़ा, जिसके लिए बहुत सारे लेबर्स की जरूरत थी, जैसे रोड्स बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, सीवेज बनवाना, कुली, रिक्शा, इन सारी चीजों के लिए लेबर की जरूरत थी। तो लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे, जिसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें लगा ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनको ये काम मिलेगा, तो वो वहां गए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जो बाहर भी गए, जैसे ट्रिनिडेड, मॉरिशस, इंडोनेशिया, इन जगहों पे भी गए प्लांटेशन के लिए। दूसरी जगह पे जाके काम करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो अपनी फैमिली से दूर रहना है, अपनी जगह से दूर रहना है, नई जगह पे जाना है, कैसे काम करना है, कैसे लोग के बीच में रहना है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको इस अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि डेली के डेली ऑपरेसिव जो कंडीशन है, हमारी दमनकारी नीतियां जो अपर कास्ट की है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा, उससे हम दूर रह सकें। तो ये सारे काम थे जो कि रिलेटेड थे ब्रिटिश पीरियड में लोअर कास्ट के लोगों से, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसे उन्होंने अपने हाथ में लिया। आइए देखते हैं आंसर। ड्यूरिंग दिस पीरियड Christian preachers started opening schools for the children of tribal community and lower caste. People started coming from villages to cities for many jobs in the cities, which created many opportunities for the lower caste. बहुत सारे लोग विलेज से शहरों की ओर आए, गांव से शहरों की ओर आए, नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारे, क्योंकि काम जो थे वो शहरों में उस समय थे। Some also went to work in plantation in Assam, मॉरिशस, ट्रिनिडेड एंड इंडोनेशिया। प्लांटेशन के लिए लोग वहां पर गए, आसाम, इंडोनेशिया, मॉरिशस, इन जगहों पर। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड। नई जगह पे वर्क जो है काफी मुश्किल होता है, हार्ड होता है। बट द पुअर द पीपल फ्रॉम लो कास्ट saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation and suffered। जो डेली उनकी दमनकारी नीतियां थी, डेली उनकी जो बेइज्जती हो रही थी कह सकते हैं, उन चीजों से उन्हें छुटकारा पाने का ये एक अच्छा मौका मिला, जिसकी वजह से वो गांवों से शहरों की ओर या फिर अदर जगहों पे भी जाने लगे, जैसे मॉरिशस, इंडोनेशिया, इन जगहों पे भी जाने लगे, जो ये सारी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर्स जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ज्योतिराव जो कि समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर थे, उन्होंने जो कास्ट इनइक्वालिटी की आलोचना हो रही थी उसे कैसे जस्टिफाई किया, उसे सही कैसे ठहराया। तो ज्योतिराव जो कि समाज सुधारक थे, उनके अपने आइडियाज थे, उनका अपना मानना था कि जो ब्राह्मण बन के बैठे हैं, जो ब्राह्मण हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपर कास्ट समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वो दरअसल आर्यंस हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। उनका मानना था कि ये आर्यंस जो कि फॉरेनर हैं, वो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के जो लोग रहते हैं, जिन्हें वो लोअर कास्ट कहते हैं, वो कंट्री के रियल बच्चे हैं, वो कंट्री के रियल चिल्ड्रन हैं, क्योंकि वो यहाँ पहले से रहते थे। और ये जो ब्राह्मण हैं ये आर्यंस हैं और ये बाहर से आए हुए हैं, और जैसे जैसे इनका ये लोगों को हराते गए, लोगों को पराजित करते गए, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, अपने आप को श्रेष्ठ या अपने आप को अपर कास्ट एंड अदर लोगों को लोअर कास्ट कहना शुरू किया या उन्हें लोअर कास्ट मानना शुरू किया। तो ज्योतिराव जो कि समाज सुधारक थे, उनका मानना यही था कि आर्यंस जो है वो बाहर से आए हुए हैं
और ये फॉरेनर हैं और यहाँ के लोगों पर यहाँ के लोगों को हराकर उन्हें लोअर कास्ट का दर्जा दे दिया है और अपने आप को ये श्रेष्ठ बताते हैं या अपने आप को ब्राह्मण्स कहते हैं। ये आर्यंस हैं रियल में, जो कि बाहर से सब कॉन्टिनेंट पे आए हैं। आइए आंसर देखते हैं। ज्योतिराव's own ideas about the injustice of caste society, he set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. Fully argued that the Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of Aryans, जो कि पहले से यहाँ रहते थे, उन्हें ये हरा कर और उन्हें इस तरह से कहते हैं, वो उन्होंने हराया है, लेकिन वो यहाँ कंट्री के रियल बच्चे हैं। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. तो जिसे उन्होंने हराया उसे लोअर कास्ट का उन्हें वो कहते हैं। तो इस तरह से उन्हें जस्टिफाई किया कि जो आलोचना हो रही है कास्ट इनइक्वालिटी की सोसाइटी में वो सही है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी जो थी वो अमेरिकन मूवमेंट में दासों को छुड़ाने का जिन्होंने काम किया था उन्हें क्यों डेडिकेट किया, अमेरिकन आंदोलन में भाग लेने वालों को क्यों डेडिकेट की। तो फुले जिन्होंने अपनी बुक जो थी वो 1873 में लिखी थी, उसके करीब 10 इयर्स पहले ही अमेरिका में सिविल वॉर हो चुका था, जिसके फलस्वरूप जो वहां पर स्लेव दास प्रथा जो थी वो वहां पर खत्म कर दी गई थी। तो उन्हें जो वहां पर जो दास प्रथा थी, जिन अमेरिकन ने उन दासों को छुड़ाने का काम या इस प्रथा को खत्म कराने का काम किया था, उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी जो थी वो डेडिकेट की, क्योंकि वहां पे जो दासों की कंडीशन थी उसे उन्होंने यहाँ पर इंडिया में लोअर कास्ट के लोगों की कंडीशन को से जोड़कर देखा, क्योंकि उनका मानना था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मास्टर बन के बैठे हैं, लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं, वो स्लेव्स का जीवन बिता रहे हैं। तो इसलिए जो लोअर कास्ट के इंडिया के लोग थे उनकी कंडीशन उन्होंने जोड़ के देखी अमेरिका के जो ब्लैक स्लेव्स कहे जाते थे उनसे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बुक जो गुलामगिरी, जिसका मतलब था स्लेवरी, उससे कनेक्ट किया अमेरिकन मूवमेंट के लोगों से। आइए देखते हैं। इन 1873 फुले wrote a book named Gulambgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. Fuller dedicated his book to all those Americans. उन सभी अमेरिकन को उन्होंने अपनी बुक डेडिकेट की जिन्होंने उसमें फाइट किया था, who had fought to free slaves, जिन्होंने स्लेव्स को छुड़ाने के लिए फाइट किया था, उन्होंने अपनी बुक जो थी वो डेडिकेट की। Thus established a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America. Black slaves की जो कंडीशन अमेरिका में थी और लोअर कास्ट की जो इंडिया में थी, उन दोनों को उन्होंने लिंक किया करते हुए ये बुक जो थी वो अपनी एस्टेब्लिश की और उन्हें डेडिकेट किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के द्वारा अम्बेडकर क्या अचीव करना चाहते थे। अम्बेडकर जिनका जन्म हुआ था महार कास्ट में और शुरू से ही उन्होंने देखा था, अपने आसपास लोगों की लाइफ देखा था, अपनी लाइफ देखी थी कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ कैसा भेदभाव होता है, और ये चीज उन्होंने अपने आसपास जहाँ रहते थे वहां देखा, फिर स्कूलों में भी देखा, फिर उन्होंने देखा कि टेम्पल जो है वहां पर एंट्री नहीं मिलती है लोअर कास्ट के लोगों को। इसके लिए उन्होंने मूवमेंट्स चलाए जिसमें कि जो महार कास्ट के लोग थे उन्होंने इसका साथ दिया। उन्होंने टेंपल में एंट्री पाने के लिए 3 मूवमेंट चलाए और लोगों ने इनका साथ भी दिया, और इस प्रोटेस्ट के द्वारा वो दिखाना चाहते थे कि लोगों की जो सोच है लोअर कास्ट को लेके उसकी जकड़ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, कि जिसकी वजह से आंदोलन जो मूवमेंट जो है वो उन्हें इतने टाइम तक मूवमेंट्स जो हैं वो चलाने पड़ रहे हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि अगर ये मूवमेंट जो है वो लगातार चलाया जाए तो लोगों की जो ये सोच है, सोच की जो ये जकड़ है उसे कमजोर किया जा सकता है इन मूवमेंट्स के द्वारा। मतलब लगातार विरोध के द्वारा हम जो लोगों की लोअर कास्ट को लेकर सोच है उसे कमजोर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आंसर। अम्बेडकर वॉज बोर्न इनटू अ महार फैमिली। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस meant in everyday life. In 1927, Ambedkar started a temple entry movement
1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. Ambedkar led 3 such movements for temple entry between 1927 and 1953. His aim was to make everyone see the power of caste prejudice with society. He believed that his prejudice could be weakened by constant protest. लगातार प्रोटेस्ट के द्वारा उनकी सोच को, उनके उस पूर्वाग्रह को कमजोर किया जा सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, Why were ज्योतिराव फुले एंड रामस्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट? डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर ने नेशनल मूवमेंट की आलोचना क्यों की और इससे जो उनका नेशनल स्ट्रगल था उसमें किस तरह से हेल्प मिली। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जान लें कि ज्योतिराव फुले और रामस्वामी नायकर जो कि बहुत बड़े आलोचक थे अपर कास्ट वालों के, क्योंकि उनका मानना था जो जाति भेदभाव है ये अपर कास्ट वालों का ही फैलाया हुआ है और उन्होंने इसके लिए नेशनल स्ट्रगल जो था वो छेड़ा था, राष्ट्रीय संघर्ष जो था वो छेड़ा था। तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट की आलोचना क्यों की, अभी इस पे आते हैं। नेशनल मूवमेंट की आलोचना इन्होंने इसलिए की क्योंकि इनका मानना था नेशनल मूवमेंट जो है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उसकी जो लीडरशिप है, अगर उसकी बात करें तो लीडरशिप जो है वो अपर कास्ट वालों के हाथ में है और इनका मानना था कि अगर नेशनल मूवमेंट जो है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, अभी तो हम इनका साथ दे देंगे, ठीक है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस ये अनटचेबिलिटी पे आ जाएंगे, छुआछूत की जो भावना इनके अंदर है उस पे वो वापस से आ जाएंगे, क्योंकि उस समय छुआछूत जो था, अनटचेबिलिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी, जिसका ये विरोध कर रहे थे। तो इनका मानना था कि जो अपर कास्ट वाले हैं जो कि नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं, उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, तो जब ये जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन है, ये जब पूरे हो जाएंगे तो वापस से ये अपने उसी मुद्दे पे आ जाएंगे, अनटचेबिलिटी पे, और ये छुआछूत जो है समाज में फैला है वो आगे भी बढ़ता ही रहेगा। इसलिए उन्होंने उसकी आलोचना की। अब इस आलोचना से उन्हें फायदा क्या हुआ, उनका जो नेशनल स्ट्रगल था उससे फायदा क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि लोगों का जो ध्यान था वो उस ओर गया, लोगों का ध्यान इक्वलिटी की ओर गया। लोगों को लगा कि नहीं, समाज में सभी लोग बराबर हैं और बराबरी से रहना चाहिए। तो जो ये जाति पाति का जो भेदभाव था, जाति पाति के जो बंधन थे वो क्या हुए, इससे ढीले पड़े। जो भेदभाव था, जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्या हुए, ये भर गए धीरे धीरे, मतलब इसे कम करने में हेल्प मिली और जो अनटचेबिलिटी की भावना लोगों के अंदर थी उसे भी कम करने में इससे हेल्प मिली। नेशनल स्ट्रगल टू बी हेल्प बाय दिस क्रिटिसिज्म, हिज क्रिटिसिज्म हेल्प स्ट्रेंथन द नेशनल स्ट्रगल। इससे क्या हुआ, नेशनल स्ट्रगल जो था उनका, क्योंकि उन्होंने उसका विरोध किया तो लोग उनके साथ आए, लोगों को पता चला कि हाँ इन चीजों का विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोगों को भाई पता भी नहीं था, लोग उस चीज को झेल रहे थे, उस चीज को फेस कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लोगों ने मतलब एक कह सकते हैं ग्रुप बना है, इसके लिए कोई नेशनल स्ट्रगल जो है वो चल रहा है। तो बात जो है वो फैली, उससे लोग जो है इनके साथ जुड़े, जो उस कास्ट के थे वो भी और अदर कास्ट वाले भी कुछ इनके साथ है, जिनकी भावना ऐसी थी कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। तो वो क्या हुआ, वो उनके साथ है, वो उनके साथ जुड़े, जिससे कि इनका जो नेशनल स्ट्रगल था उसे स्ट्रेंथ मिली। हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच का गैप था उसे कम करने में हेल्प मिली। देयर वॉज अ सेंस ऑफ इक्वलिटी, लोगों के अंदर सोसाइटी में क्या हुआ, इक्वलिटी का सेंस जो है वो आया और कास्ट टाइज लूजन, जो जाति पाति के बंधन थे वो ढीले पड़ गए। द फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी डिक्रीज, लोगों के अंदर अनटचेबिलिटी की जो फीलिंग थी वो क्या हुई, वो इससे कम हुई। तो राष्ट्रीय आंदोलन की इन्होंने आलोचना क्यों की, क्योंकि इनका मानना था कि वापस से वो उसी जाति पाति का जो भेदभाव है उस पे आ जाएंगे मूवमेंट समाप्त होने के बाद। और उससे फायदा क्या हुआ, उससे उनका ये राष्ट्रीय संघर्ष जो था वो बढ़ा और उसके अलावा मतलब उसे वो स्ट्रांग हुआ, राष्ट्रीय संघर्ष उनका जो था वो स्ट्रांग हुआ और लोग उनके साथ आए, लोगों में इक्वलिटी की जो भावना थी वो आई। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।